अगर इतिहास में झांके तो हम पाएंगे कि कई सारी ऐसी सभ्यताएं थीं जो ये मानती थीं कि मंगल ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। लेकिन आज जब हम मंगल ग्रह पर कई सारी सैटेलाइट्स और रोबोट्स को भेज चुके हैं, तब हमें ये भली भांति पता है कि मंगल ग्रह पर कोई उत्तम सभ्यता नहीं है। हो सकता है कि आज से करोड़ों या अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर कोई उत्तम सभ्यता बसती हो, लेकिन ये एक अलग कहानी है। मेरे कहने का मतलब है कि मानव सभ्यता शुरू से एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे सौरमंडल में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जो कि ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद नहीं हो सकता। हमारी खुद की आकाश गंगा में सूर्य जैसे लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, जिनका चक्कर कम से कम 200 अरब ग्रह लगा रहे हैं। ट्रिकी कंक्यूएशन के मुताबिक इसमें से कम 40 अरब ग्रह पे जीवन संभव है। अगर एक छोटी सी आकाश गंगा में पृथ्वी जैसी इतने ग्रह मौजूद हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अनंत में फैले ब्रह्मांड में ऐसे कितने ग्रह मौजूद होंगे। यही कारण है कि हम पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में निरंतर लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ऐसे ग्रहों की खोज की जो कि हम लोगों को उत्साहित करने के लिए काफी हैं, पर दुर्भाग्य से वो हमसे इतनी दूर हैं कि हम वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। इस ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। आज हम जानेंगे उन ग्रहों के बारे में तथा उन उच्च तकनीकों के बारे में जिसके जरिए हम वहां तक पहुंचने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसे ग्रह को खोज लिया है जो आकार में पृथ्वी से लगभग 1.3 गुना ज्यादा बड़ा है और साथ ही साथ प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम के एक लाल तारे का चक्कर लगाता है, जो हमसे मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। खास बात ये कि ये ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, यानी कि ये अपने तारे से इतने दूर पर था कि यहाँ पर जीवन संभव हो सके। अपने मातृ तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के नाम के आधार पर इसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का नाम दिया गया है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से मात्र 75 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बीच का सिर्फ 5% है। इसे अपने तारे का चक्कर लगाने में पृथ्वी के केवल 11.2 दिन लगते हैं। तुलनात्मक दृश्य से देखें तो हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे करीब ग्रह बुध की भी हमारे सूर्य से दूरी 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, जो कि प्रोक्सिमा सेंटोरी और प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के बीच की दूरी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कि प्रोक्सिमा सेंटोरी अगर हमारे सूर्य जितना बड़ा होता तो ये प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के सतह को जलाकर राख कर देता, पर सौभाग्य से ये हमारे सूर्य से बहुत छोटा और मध्य है। इसीलिए शोधकर्ता मानते हैं कि अपने सितारे से 80 लाख किलोमीटर से भी कम दूर होने के बावजूद भी इस ग्रह पर पड़ने वाली रेडिएशन की मात्रा पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 65% ही होगी। अगर इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो इसका तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि अत्यंत ठंडा है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पृथ्वी पर भी एटमॉस्फेयर न होता तो इसका भी तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता। हम अभी तक नहीं जानते कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर एटमॉस्फेयर मौजूद है या नहीं, पर अगर इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर मौजूद हुआ तो निश्चित रूप से इस ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद होगा। हालांकि ये एक परेशानी है, क्योंकि इस तरह के ग्रह जो कि अपने तारों से इतना करीब होते हैं, उनके शुरुआती दिनों में उनका तापमान इतना गर्म होता है कि उन पर मौजूद पानी भाप बनकर सौरमंडल में चला जाता है। पर अगर इस ग्रह के साथ ऐसा ना हुआ हो और या फिर तो कॉमेट के जरिए इस पर पानी बाद में आया हो, तो तब भी इस ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद होने की संभावना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी संभावनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि अभी भी हम प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। कंप्यूटर मॉडल हमें बताते हैं कि इस ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद है,
इस पर एटमॉस्फेयर भी है और इसके पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी है जो हानिकारक रेडिएशन से इसे बचाता है। पर जब तक हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले तब तक हम इसके बारे में कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने सिमुलेशन मॉडल के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि अपने तारे से इतना करीब होने की वजह से ये टाइटली लॉक भी हो सकता है, यानी हमारी चांद की तरह इसका भी एक भाग हमेशा अपने तारे की ओर रहता है तथा दूसरा भाग हमेशा अंधेरे में। और अगर वहाँ ऐसा ही हुआ तो जो हिस्सा तारे के सामने रहता है वो हमेशा बहुत गर्म रहता होगा तथा जो हिस्सा पीछे रहता है वो काफी ठंडा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह हो सकती है जहाँ पर जीवन संभव हो, वहाँ का वर्ल्ड लाइन, यानी कि वो जगह जहाँ पर दोनों हिस्से मिलते हों, क्योंकि यही वो जगह होगी जहाँ पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। इस ग्रह की सारी जानकारी सिमुलेशन मॉडल पर आधारित है। अगर हमें इसके बारे में कुछ जानना है तो हमें सच में इस पर जाना होगा। हालांकि प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे सबसे नजदीकी तारा है जो हमसे केवल 4.2 लाइट ईयर दूर है और मौजूदा तकनीक से हमें यहाँ तक पहुँचने में हजारों साल लगेंगे और वन ड्राइव जैसी तकनीक अभी विकसित नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम मानव को प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचा सकें। पर अगर हम मानव रहित यानों की बात करें तो हम उन्हें वहां तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ब्रेक थ्रू स्टार स्टार्ट के नाम से इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है ताकि हम छोटे मानव रहित यानों को अल्फा सेंटोरी और प्रोक्सिमा सेंटोरी तक काफी कम समय में पहुंचा सकें। अगर हम बात करें तो इन यानों को प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 15 साल और अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 20 साल का समय लगेगा। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा। पहले धरती पर छोटे छोटे यानों का निर्माण किया जाएगा जो उड़ने के लिए रॉकेट की जगह लाइट सेल का इस्तेमाल करेंगे। इनमें सेंसर, कैमरे तथा अन्य उपकरण लगे होंगे जिसकी मदद से यह पृथ्वी पर जानकारियां भेज सके। जब ये यान तैयार हो जाएगा तब इसे पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया जाएगा और फिर धरती पर मौजूद उपकरणों की मदद से इन पर लेजर लाइट छोड़ी जाएगी ताकि इन्हें ऊर्जा मिल सके और इस ऊर्जा की मदद से ये लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ेंगे। अपनी टॉप स्पीड पर ये यान प्रकाश की लगभग 20% स्पीड से उड़ सकेंगे। पर इस प्रोजेक्ट के साथ भी कुछ परेशानियां हैं। पहली परेशानी ये है कि ये काफी महंगा होगा और दूसरा ये कि इसे रोक पाना हमारे बस में नहीं होगा। यानी अगर ये प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच भी गया तो हम इसकी रफ्तार को घटा नहीं पाएंगे। हमें तेज रफ्तार के साथ ही सारी जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जब आप किसी तेज रफ्तार की गाड़ी में बैठकर अपने कैमरे से बाहर के नजारे को कैद कर रहे हो। इसी के साथ इसी के जैसे एक और प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, पर इसमें लागत कम आएगी और इस पर लेजर लाइट छोड़ने की बजाय हम तारों के प्रकाश का इस्तेमाल करेंगे। पर उस प्रोजेक्ट की बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।